One, two, three, four. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर अच्छे होंगे। और आपका सवाल अगर है नहीं है तो फिर भी बता देता हूँ कि मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको सुन के समझ के आप बहुत खुश होंगे। पहले तो ये बताइए कि कितने लोगों ने रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। जैसे इतने सारे स्टॉक्स है, आरबीएनएल हो गया, आईआरएफसी हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, एंड उसके रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मे बी शायद फ्यूचर में और आएंगे इन पब्लिक। ठीक है, लेकिन ये मुझे बताइए, एक और सवाल मेरा, कि कितने लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो डिटेल में जानते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो रेलवे है, वो कितना काम कर रही है, कितना आगे रेवेन्यू आने वाला है, उनका फोकस क्या है। किसी को पता है? पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता है तो मैं आया हूं बताने के लिए। दोस्तों, ये चैनल मैं हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं कि ये इसीलिए मैंने बनाया है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स को गुमराह किया जाता है वो ना हो, और आप लोग जो बिजनेस न्यूज़ चैनल्स है वो देखना बंद कीजिए। कोई भी स्पॉन्सर्ड चीज़ देखना बंद कीजिए, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट, शायद और बहुत हद तक 90% तक वो सब मिले होते हैं। कौन मिला होता है वो आपको पता ही है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना मेरे पीछे सब पड़ जाएंगे। कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी। तो वही बात है। एक और चीज़ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो क्या किया लाइफ में यार, कर दीजिए। इतनी मेहनत करके आपको अपडेट्स देता हूँ, आपको ये समझाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ किस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और किस तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, इस चीज़ में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको मेरे अपडेट समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो एक छोटी सी चीज़ मांग रहा हूँ मैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे मुझे पता चलता है कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं। और अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर लीजिए, एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा कि कुछ इम्प्रूव करना है। वैसे अभी मैं रिसेंटली, मेरी रिसर्च में मैं एक इंटरव्यू को सुन रहा था। बहुत ही अच्छी इंटरव्यू थी। मुझे मतलब इट वाज माइंड ब्लोइंग फॉर मी कि कितनी इन्फॉर्मेशन है जो हम मिस करते हैं। हम खाली प्राइस देखते हैं स्टॉक का और ख़रीद लेते हैं, मैक्स टू मैक्स पी समझ लेते हैं, एक दोनों कुछ लोगों की बातें सुन लेते हैं न्यूज़ चैनल पे, एंड देन वी डिसाइड टू बाय इट। बट अगर आप रिटेलर हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, और अगर आप रेलवे रिलेटेड स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो 1 साल 2 साल में नहीं होगा कुछ दोस्तों। बिकॉज जब सरकार कोई भी प्लान बना रही है वो अभी से 15-20 सालों के लिए बना रही है। तो अगर आप रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स लेके रखना चाहते हैं तो वो 1 या 2 साल की स्टोरी नहीं है, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। तो आपको सबसे पहले तो पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कितने पैसे डाल चुकी है और डाल रही है, फोकस क्या है, एंड व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट। तो इसीलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया था। शायद मैं ये वीडियो 2 पार्ट में बनाऊँ या 3 पार्ट में बनाऊँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो आपको बतानी है। सबसे पहले हमारे जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर एंड आईटी मिनिस्टर हैं, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं कि वो एक्स आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है, वो उन्होंने जब बीटेक किया था उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, एंड देन उन्होंने एमटेक किया आईआईटी कानपुर से। दोस्तों, ऐसे लोगों से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ जो बहुत पढ़े लिखे हैं एंड यूनियन मिनिस्टर्स हैं। मैंने हमेशा कहा है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे लोग हमारे जो लीडर्स होने चाहिए, एंड ऐसे ही लोग लीडर्स हैं। जैसे कि हरदीप पुरी सिंह सर है, अगर आप उनकी भी बात सुनेंगे, ही इज़ वेल इन्फॉर्म्ड। अगर आप उनका कोई भी इंटरव्यू सुने तो आपको समझ में आता है कि ये बंदा, दिस पर्सन इज़ वेल इन्फॉर्म्ड, वेल एजुकेटेड, एंड हम सही हाथों में हैं। वैसे उनमें से एक अश्विनी वैष्णव जी हैं। और
ये बात है कि इट्स नॉट अबाउट, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉलिटिकल, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी. देखिए, कैपिटलिस्ट बाय हार्ट कैन नॉट बी सपोर्टिंग एनी पार्टी. ही विल बी ओनली सपोर्टिंग दोज पार्टी और दैट पार्टी जो कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड बातें करें. तो ऐसा है. बट एज अ पर्सनैलिटी अश्विनी जी और हरदीप पुरी सिंह सर हो गए, और दो तीन लोग हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, एंड कुछ लोग हैं जो मुझे इंस्पायर नहीं करते हैं, जो मुझे प्रॉपर पॉलिटिकल दिखते हैं. हाउएवर ये सब ब्यूरोक्रेट्स थे, जैसे कि जयशंकर सर भी हो गए. ये सब ब्यूरोक्रेट्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, यूपीएससी क्रैक करके आए हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. वेर एज सिंधिया जी हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं. अनुराग जी हैं जो कि आप उनकी बात सुनिए. अभी वो एयरलाइंस की बात कर रहे थे, तो आप सुनेंगे, आप समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम एंड हिम. तो बट ठीक है, चलो, अपना अपना फंडा होता है, अपनी अपनी चीज़ें होती है. पॉलिटिक्स एक तरफ और हमारी बातें एक तरफ. तो मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, और इंटरव्यू में उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई, जिसमें से एक बात आप समझिए कि उन्होंने बताया कि 2013 से 15 के बीच में जो रेलवे बजट था, जो इन्वेस्टमेंट जाती थी, जो केपेक्स जाती थी, वो करीब 35,000 करोड़ रुपए थी. ठीक है. और आज के टाइम पे करीब करीब आप देखिए 10 साल बाद ये है करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास, 2,40,000 करोड़ के आसपास का हर साल इन्वेस्टमेंट है हमारा रेलवे में. अभी दैट इज़ ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू, आप स्टेशंस ले लीजिए, आप रेलवे ट्रेन्स ले लीजिए, ट्रैक्स ले लीजिए, इलेक्ट्रिफिकेशन ले लीजिए, बुलेट ट्रेन्स, इट गोज़ ऑन एवरीथिंग. लैंड एक्विजिशन देख लीजिए. ये सब चीज़ों को मिला के जो साल में गवर्नमेंट अपना बजट रेलवे पे रखती है, वो आज के टाइम पे 2,40,000 करोड़ है. तो अगर आपके पास कोई भी रेलवे रिलेटेड स्टॉक है, तो आप ये समझ लीजिए कि कितना केपेक्स जा रहा है, कितना. अगर हमारी इकोनॉमी 3.5-4 ट्रिलियन है, तो आप समझ लीजिए कि 3.5-4 ट्रिलियन में बहुत कम हो गया फिर भी साल का. बट ऑन दी हैंड अगर आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है पिछले दिनों से, पिछले सालों से. ऑल्सो ये बढ़ता रहेगा. आपको समझ में आना चाहिए कि अभी आप देखेंगे कि पूरी कंट्री में, सो हम ये पूरा एक चक्कर है. अगर आप देखें, हम सुनते हैं कि 1,35,000 करोड़, 1,35,000 करोड़, 1,35,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन होता है, फिर देन टैक्स कलेक्शन होता है. फिर हम जब देखते हैं कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, देखिए उसके कॉन्स बहुत होंगे, बट प्रोस ये था कि गवर्नमेंट के पास खूब पैसा आया. जो क्रूड ऑयल नीचे जाते हैं, बट गवर्नमेंट पेट्रोल के प्राइसेस नीचे नहीं करती है. वो सब पैसे एट दी एंड मिला के कहाँ जाते हैं? वो गवर्नमेंट के पास होते हैं. गवर्नमेंट बिकम्स रिच एंड देन दे स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, दे स्पेंड ऑन इकोनॉमी, दे स्पेंड ऑन एवरीथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इन द कंट्री. तो उसमें से एक रेलवेज है. ये तो आज का बजट है जो मैंने बताया, 2,40,000 करोड़. ये बढ़ता रहेगा. अश्विनी जी ने ये बताया कि ये बढ़ता रहेगा. ये कम नहीं होगा. आइदर इट विल बी कांस्टेंट फॉर कमिंग फ्यू इयर्स, और प्रॉब्ली 1 or 2 years मिनिमम, और इट विल गो अप एज ही सेड. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको समझनी चाहिए. एंड ऑल्सो ही सेड कि पिछले 9 साल में 26,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स बनाए गए हैं, और 40,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाई किए गए हैं. और जो कि ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ये है कि ये जब जितने भी ट्रैक्स हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है ट्रेन को चलाने के लिए. अगर आप ट्रेन को देखेंगे तो ट्रेन के ऊपर वायर होता है, वायर से ट्रेन अटैच होती है उसके थ्रू. ऑफ कोर्स आज के टाइम पे हम देखेंगे तो ट्रेन भी जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली कोल से आती है. बट देयर एक और चीज़ है कि इस साल ये साल जो है 2023-24 इसलिए डिफरेंट है बिकॉज पूरे वर्ल्ड में जितना पैसा क्रूड ऑयल और उसके इनोवेशन पे खर्च होता था, पहली बार इस साल
उससे ज़्यादा पैसा रिन्यूएबल एनर्जीज़ पे खर्च हुआ है। जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, आप सोलार ले लीजिए, विंड ले लीजिए, इन सब पे खर्चा हुआ है। तो थिंग्स आर चेंजिंग एंड इट विल चेंज, थिंग्स विल गेट बेटर। एंड उन्होंने आगे भी बताया है कि क्रूड ऑयल की वजह से, जो ऑयल की वजह से, डीजल की वजह से जो हमें खर्चा होता है वो रेलवे में आके कैसे कम हो जाएगा। विल टॉक अबाउट इट, बट एट दी एंड आपको ये समझना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन बताया कि पिछले 60 साल में, जब इट वाज अ डिफरेंट गवर्नमेंट, उस टाइम पे 60 साल में 20,000, ऑफ कोर्स देयर मेनी थिंग्स दैट हैज चेंज। मैं कोई भी किसी भी गवर्नमेंट को नीचे या ऊपर नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट कितना पैसा अभी जा गया है और कितना पैसा जाएगा, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का फोकस किधर है। तो उन्होंने बताया कि पिछले 60 साल में 20,000 किलोमीटर के ही ये रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाई किए गए थे। और मैंने पहले क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि करीब 9 साल में 26,000 किलोमीटर। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ कोर्स, बट उस टाइम पे उनकी चीज़ें अलग थी, हमारी चीज़ें अलग थी, हमारी एज इन दिस इस गवर्नमेंट की। और उन्होंने बताया कि इस साल करीब 5,000 किलोमीटर के ट्रैक्स 2022 में करीब 5,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स बनाए गए, जो कि ऑलमोस्ट एक स्विट्ज़रलैंड का जो इलाका है उसको ऐड कर लिया है, समझ लीजिए आप, हमारे रेलवे ट्रैक्स पे। और जो एवरेज है वो बता रहे थे करीब 14 किलोमीटर पर डे के हिसाब से है, बट वो कुछ ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज दैट ही सेड इट इज़ अराउंड 14 किलोमीटर्स पर डे। एंड करीब 1309 स्टेशंस को है रीडेवलप। अभी रीडेवलप का क्या मतलब होता है, अगर आप कभी दिल्ली जाएं, कभी जो दिल्ली स्टेशन है, मेन स्टेशन है, या मुंबई का मेन स्टेशंस हैं, या जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो मेन स्टेशंस हैं वो दे आर चेंजिंग रैपिडली। अगर आप देखें उसके अंदर होटल है, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर एक बार मैं गया था, आप देखेंगे कि उनके अंदर वो कैप्सूल वाले जो बेड्स होते हैं वो इंस्टॉल है, एंड दे आर वेरी क्लीन, दे आर वेरी नाइस। अभी तो नए हैं इसलिए आपको ऐसा मुझे ऐसा शायद ऐसा लगता है, बट हम लोग, वो तो टाइम ही बताएगा कि हाउ विल दे मेंटेन इट। बट अगर आप नहीं गए हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कभी भी आप जाएं मुंबई में या दिल्ली में, वहाँ पे कैप्सूल, जैसे आपको एक रात निकालनी है, ठीक है, शायद आपकी ट्रेन लेट हो गई है, तो वो क्या करते हैं, इट्स अ हॉस्टल टाइप समझ लीजिए, बट हॉस्टल में जैसे बेड्स होते हैं, वो बेड्स के बदले वो कैप्सूल्स होती है। उस कैप्सूल के अंदर आप सो सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, उसमें वॉशरूम होता है, आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स ऑल क्लीन। वो पहले जो रिटायरिंग रूम थे, जो सैड से थे, टूटे फूटे, जिसमें मन भी नहीं करता था, बट नाउ देयर इज सम चेंज ऑल्सो। मैं अभी देहरादून स्टेशन पे था, एंड मैंने देखा कि बहुत अच्छा वेटिंग रूम भी बनाया हुआ है, एंड यू हैव टू पे फॉर इट, एंड द अमाउंट इज़ वेरी नॉमिनल। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो बढ़ाना चाहिए, बट द थिंग इज़ दैट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द माइंड सेट, एंड वो नहीं बढ़ेगा बिकॉज इट इज़ नॉट एन एयरपोर्ट। वो वहाँ पे एयरपोर्ट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट का सबसे पहला मोटिव ये रहता है कि जो नागरिक है, जो ट्रैवलर्स है, उनकी ट्रैवलिंग सुविधा अच्छी होनी चाहिए। देयर इट्स नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एट दी एंड। तो उसकी वजह से चार्जेस ज़्यादा नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से क्राउड रहेगा। जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे फिल्ट्रेशन होता रहता है। सो वो जो वेटिंग रूम है, दैट हैड गुड सोफाज, दैट हैड कैंटीन, दैट हैड वॉशरूम्स, चार्जिंग प्लग्स थे। तो आई थिंक वो पर आवर बेसिस पे है कुछ, एंड यू हैव टू शो योर PNR एंड टिकट, एंड देन उसके ऊपर ऐसे सब चीज़ें मिलती है। बट ओवरऑल मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1309 रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप, रिकन्स्ट्रक्ट करने, रिनोवेट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज नॉट ओनली द फोकस इज नॉट ओनली to reduce the cost or probably increase the tracks. The entire focus is of course ये भी है, बट आपका जो एक्सपीरियंस है, जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है, उसको भी एनहांस करना है, उसको भी अच्छा बनाना है। अगर आप अभी देखेंगे जो एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, चाहे बैंगलोर ले लीजिए, चाहे मुंबई ले लीजिए, आप इतने ब्यूटीफुल हैं। मतलब मैं अभी आई एम इन यूरोप, तो यूरोप में भी आपको तो
ऐसे एयरपोर्ट कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। मे बी अब अगर आप यूएस चले जाए तो मे बी उस जैसे मिल सकते हैं। यूरोप के पास वो स्टैंडर्ड्स नहीं हैं जो अभी हमारे पास हैं। मुंबई में, हमारे पास दिल्ली में है, हमारे पास बेंगलोर में है। दे आर जस्ट अमेजिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसके हिसाब से ही द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन द रेलवे स्टेशन। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड ऑल्सो यही बात नहीं है, मेक इन इंडिया आप जानते ही हैं। मेक इन इंडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। जो हम रेलवे बॉक्सेस थे, ट्रेन्स थी, वो हम उनको इंपोर्ट करते थे, या तो प्रॉब्ली इंपोर्ट करके असेंबल करते थे, अब हम इंडिया में ही बना रहे हैं। एंड इतने हिट हैं। अगर आप वंदे भारत में जाएं, एंड आई हैव बीन इन वंदे भारत, इतना ब्यूटीफुल है। यू नो इट्स लाइक यू आर सिटिंग इन अ फ्लाइट। प्रॉब्ली आपकी सर्विस अच्छी है। हाउएवर अगेन मैं यही बोलूँगा कि शायद नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे जैसे 5-10 साल होंगे देन वील गेट टू नो हाउ इट इज़। बट उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी कि उसका जो कॉस्ट है, वो नॉर्मल स्लीपिंग ट्रेन से, जैसे कि अगर आप 12 घंटे की या 8 घंटे की पकड़ लीजिए, 8 घंटे की अगर जर्नी ले करते हैं, मैंने भी की थी। तो जनरली जो स्लीपिंग ट्रेन होती है, अगर आप उसका फेयर अगर 600 से 700 रुपये है, तो वंदे भारत में करीब ऑलमोस्ट उसका डबल ही है। 80% ज़्यादा रहता है इन अ सीटिंग। एंड दैट हैज़ ऑल्सो अ फर्स्ट क्लास एंड नॉर्मल एसी क्लास। तो जो फर्स्ट क्लास है उसका तो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स रहता है, एंड नॉर्मल एसी क्लास में भी ज़्यादा रहता है। इट इज़ वेरी क्लीन, द फूड इज़ ऑल्सो गुड। एंड हाँ, उसमें मैं आपको बता रहा था कि उसमें जब आप बिज़नेस क्लास में जाएंगे या फर्स्ट क्लास में जाएंगे, देखिए उसका एक्सपीरियंस कितना ब्यूटीफुल है, उसके चेयर्स कितने कंफर्टेबल हैं। एंड मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इसका फेयर ज़्यादा है एंड ज़्यादा होना चाहिए। देखिए, अगर आप यूरोप में या यूएस में ट्रैवल करेंगे, यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर ट्रैवलिंग, बिकॉज उसका जो फेयर है इज़ वेरी हाई, बट यू गेट व्हाट यू पे फॉर। सो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आपको पता है कि ट्रेन्स की अभी क्या हालत है। अभी आप देखेंगे कि आप थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं या सेकंड एसी में भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहता है, बीट बेड्स, बीट वॉशरूम्स, और प्रॉबेबली ऑल्सो मैं आई हैव टू से दिस कि लोग भी इतने अच्छे नहीं होते हैं। सो या तो फिर आप फर्स्ट क्लास लीजिए, बट फर्स्ट क्लास में भी यू नो हाउ इट इज़। बट वंदे भारत इज़ टोटली डिफरेंट। अगर आप 3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फेयर पे करते हैं तो आपको क्राउड भी वैसे ही मिलता है, एंड विच प्रॉब्ली शुड बी द केस। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वंदे भारत जो है वो 98% ऑक्यूपेंसी पे चल रही है, एंड कुछ कुछ जगह पे तो इट इज़ मोर देन 150% ऑफ ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी चल रही है, ऑक्यूपेशन बोल रहा हूँ। तो ऑक्यूपेंसी पे है। देखिए, आपको अगेन मैं आपको ये बताता हूँ कि यार आप ये मत समझिए कि यार ये सब इनसे हमें क्या लेना का फ़र्क पड़ता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन आपको, क्योंकि एग्जाम्पल लीजिए कि कल आपने कोई न्यूज़ चैनल का सुन के आपने कोई स्टॉक ले लिया और वो गिर जाता है। ठीक है, आपको नहीं पता उस स्टॉक की डिटेल्स, एंड आप फिर क्या करते हैं, पैनिक में या तो बेच देते हैं या तो आप कुछ नहीं करते हैं। जनरली मैं क्या करूँगा, अगर मैं कोई स्टॉक लेता हूँ एंड मैं उसकी, जैसे अभी मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये भी इन डेप्थ नहीं है, दिस इज़ जस्ट ऊपर से। तो अगर मैं ऐसे कोई स्टॉक लेता हूँ जिसकी मैं इतनी एनालिसिस भी कर लेता हूँ, अगर वो स्टॉक गिरता है एंड आई नो कि वो स्टॉक की गलती नहीं है, उस कंपनी की गलती नहीं है, तो मैं और खरीदूंगा, मैं पैनिक नहीं करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अगर स्टॉक गिरता है तो मैं खुश होऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि चलो ठीक है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक, आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि बीच में HDFC लाइफ इंश्योरेंस और SBI लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक्स गिरे थे, बिकॉज लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस लगा दिए थे और वो स्टॉक धड़ाम से गिर गए। मैंने बोला उसमें कंपनी की क्या गलती है, मैंने दबा के खरीदा, एंड आई थिंक दे आर अप मोर देन 50%। तो अब मैं खरीदूँ बेचूँ, मुझे वो दैट इज़ ऑन मी, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि यू शुड नो द डिटेल्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज अगर कंपनी के स्टॉक गिरते हैं देन यू शुड बी रेडी टू बाय मोर, बिकॉज आपने जब पूरी डिटेल एनालिसिस की है, पूरी रिसर्च की है उस स्टॉक के बारे में, एंड लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, देन यू शुड बाय ऑन एवरी डिप। ऑफकोर्स अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी।
बट उसके अलावा यू शुड बी माइंड दिस। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है देन आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस। फिर उनसे उन्होंने ये भी बताया कि 2024 में जो केपेक्स होगा, जो बजट या जो इन्वेस्टमेंट होगी रेलवे पे, वो मिनिमम 2,40,000 करोड़ तो होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। एंड अगर आप देखेंगे बहुत लोग उनसे ये भी पूछते हैं कि आप एक बात बताइए, आप प्राइवेटाइज क्यों नहीं कर देते रेलवे। तो उन्होंने बड़ा सिंपल सा आंसर दिया कि यार देखो, पहली बात तो रेलवे बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आपको जितना आसान दिखता है वैसा है नहीं, एयरलाइन की जैसे नहीं है। इट इज़ अ रेलवे जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एंड इट हैज़ अ ह्यूज ग्राउंड टू कवर, एंड सारे डिपार्टमेंट्स को सिंक में काम करना पड़ता है, एंड दैट कैन ओनली बी डन विथ रेलवे। अगर आप प्राइवेट और पब्लिक करेंगे, मिक्स करेंगे तो भी नहीं होगा, देन देयर विल बी अ क्लैश बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, एंड एट द एंड अल्टीमेटली कौन सफ़र करेगा? नॉर्मल पीपल सफ़र करेंगे, एंड दे डोंट वांट टू डू इट, दे वांट टू कीप इट विद देम, सो दैट एटलीस्ट एक जरिया तो रहे इंडियन सिटीजन्स के पास, जहाँ पे दे कैन से कि थोड़ा सा कम कॉस्ट है कंपेयरिंग विद फ्लाइट्स। हाउएवर हमें पता है कि फ़्लाइट्स के फेयर्स भी बहुत कम हो गए हैं, बट स्टिल वो तो अगर आप इफ़ यू आर कंपेयरिंग फ्लाइट फेयर्स विद सेकेंड और थर्ड क्लास, तब जाके आपको सस्ते लगते हैं। बट अगर आप स्लीपर के साथ करेंगे तो देर इज़ नो कंपैरिजन, बिकॉज अगर आप नॉर्मल मुंबई दिल्ली या दिल्ली कोलकाता करें, जहाँ पे वन वे फ्लाइट का कॉस्ट इज़ अराउंड 6,000 रुपीज़, वहाँ पे आप अगर स्लीपर में लेते हैं तो 600, मतलब अराउंड 10x है कॉस्ट। तो यू कैन नॉट कंपेयर इन जनरल की, तो हम बात ही नहीं कर सकते। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज दैट पहले तो उन्होंने बोला कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है रेलवे से। सेकेंड इज दैट दे he didn't say, but it is pretty understood that government want to keep this with them is just because for the benefit of the citizen also, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, यहाँ तक बात हुई। देन उनसे पूछा गया कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या समझ में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप बात कर रहे हैं कि रेलवे हम इतना फोकस क्यों करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ कार्गो ऑल्सो, ठीक है। आपको पता ही होगा कि एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की भी बात चल रही है। दैट इज़ नथिंग बट, आप समझ लीजिए कि हमारा अगर इंडिया ऐसा है तो वो सारे बॉर्डर्स पे एक कार्गो के ट्रैक्स बिछाना चाहते हैं, सो दैट नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, साउथ टू ईस्ट, ये सारी चीज़ जो है ये प्रॉपर हो सके, टाइम ना लग सके, कॉस्ट बचे। अभी उन्होंने कॉस्ट के बारे में बताया। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि आने वाले साल में कितना कार्गो की एक्सपेक्टेशन है, जब इंडिया काफ़ी तेज़ से आगे बढ़ रहा है, करीब 7 to 8% उन्होंने जीडीपी बताया, करीब 10 से ऊपर उन्होंने नॉमिनल जीडीपी बताया। तो उन्होंने बताया कि करीब 3,000 मिलियन टन तक का कार्गो हम लेके जाना चाहते हैं। बट अगर उसका 50% भी रेलवे के पास आए, दैट मीन्स 1,500 मिलियन टन अगर रेलवे के पास आए, तो कितने की बचत कर सकते हैं वो लोग। अगर आपको मैं ऑन एन एवरेज बताऊं कि 3 रुपये पर किलोमीटर पर टन आप बाई रोड का कॉस्ट आता है, एंड 1.6 रुपीज़ पर टन पर, मतलब ऑलमोस्ट हाफ का तो आपको डिफरेंस आ जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑयल फ्यूल। तो आप पहले फ्यूल बचाते हैं, और उन्होंने बताया कि पहले तो आप फ्यूल से 1,60,000 करोड़ रुपए पर एनम आप बचा सकते हैं, जस्ट बाय कन्वर्टिंग फ्रॉम रोड। और 50% आप जो पूरा कार्गो है वो अगर रेलवे पे शिफ्ट कर लेंगे, जो कि ही एज ही सेड दैट इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी बाकी चीज़ें हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, बट आपको अभी मैं ये बता दूं कि आपने मेरी बातों से क्या समझा। मेरी बातों से सबसे ज़्यादा ये समझा कि काफ़ी ज़्यादा कार्गो ट्रेन्स आने वाली है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैक बिछने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा केटरिंग बिजनेस में, जहाँ पे स्टेशंस का ध्यान, ऑफ कोर्स आपको पता है कि स्टेशन का ध्यान कौन देता है, आईआरसीटीसी देती है। ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है उसको बेटर कौन करेगा, आईआरसीटीसी करेगी।
IRFC और RVNL मिल के काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्स बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा कार्गो बनाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेन बनाएंगे। बहुत सारी ट्रेन हैं, अमृत भारत हो गई, अभी वंदे भारत हो गई, इतने सारी ट्रेन्स आने वाली हैं। ये भी बात चल रही है कि जितने भी लोकल ट्रेन्स हैं इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, they'll be of course they are going to be there, there'll be metro, there'll be AC trains। फिर वंदे भारत को जो अभी तो वंदे भारत ज़्यादा लंबे टाइम के डिस्टेंस को नहीं कवर कर रहा है, बट इन कमिंग टाइम वो भी करेगा वंदे भारत। तो अभी आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा केपेक्स जा रहा है। और अगर आपके पास रेलवे स्टॉक्स हैं तो आपको पता है कि ये 1-2 साल की स्टोरी नहीं है कि हाँ ठीक है अगर 1 साल रेलवे स्टॉक्स नहीं चले, बिकॉज देखिए अभी वो दबा के चल रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, आप ये मेरे से लिख के ले लीजिए कि अब ये अगले 2 साल का उन्होंने अपना रनिंग कर ली है एंड अगले 2 साल वो कंसोलिडेट हो सकते हैं। क्योंकि IRCTC जो मेरे पास भी है वो जब पिछले 2 साल से कंसोलिडेट हो रहा था आफ्टर स्प्लिट अप, तो बहुत लोगों ने उस पर क्वेश्चन उठाया कि अरे ये तो गवर्नमेंट स्टॉक है, नहीं चलेगा, ये है वो है, ऐसा वैसा ही। मैं भी गवर्नमेंट स्टॉक से दूर ही रहता हूँ, बट IRCTC इज़ द ओनली गवर्नमेंट स्टॉक दैट आई हैव। उसके अपने रीजंस थे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट ये केटरिंग बिजनेस में है, इसकी मोनोपोली है, इट इज़ नॉट अ बैंक। एंड आगे जाके भी गवर्नमेंट का कोई फोकस नहीं है इसको प्राइवेटाइज करने का। एंड मुझे एक और चीज़ अच्छी लगती है दैट ये फंक्शन करता है एक प्राइवेट कंपनी की जैसे। इसका जो डिविडेंड है वो भी आप समझ लीजिए ना के बराबर ही मिलता है, ठीक है। तो मुझे इसलिए ये स्टॉक अच्छा लगता है। एंड मैं पिछले 2 साल से कंसोलिडेट कर रहा था इसको अपने पास काफ़ी ज़्यादा। जब भी मेरे पास फंड्स आते थे मैं ख़रीद के रखता था, एंड आई एम प्रीटी हैप्पी। अभी वो नथिंग लेस देन अराउंड 90%, 95% तक का मुझे रिटर्न दे चुके हैं। बट एंड मेरा अभी भी कोई इरादा नहीं है इसको बेचने का, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूस थिंग। देखिए अगर हम विजय केडिया सर की लैंग्वेज में बात करेंगे कि इट इज़ इन अ सनराइज इंडस्ट्री। एंड अगर आप ऑयल्स की बात करेंगे, वो भाई वो जा रहा है। अगर आपके पास कोई भी ऑयल रिलेटेड स्टॉक है तो गेट अवे विद दैट, बिकॉज वो इट इज़ अ सनसेट इंडस्ट्री एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर लॉन्ग। मुझे तो कभी कभी शक होता है IT इंडस्ट्री भी सनसेट इंडस्ट्री है कि नहीं, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। कमिंग बैक टू रेलवे स्टॉक्स, देखिए रेलवे स्टॉक्स इज़ एन एवरग्रीन स्टॉक। रेलवे के जितने भी स्टॉक हैं वो एवरग्रीन है। वो ऐसा है कि आपके पोर्टफोलियो में वो अब कोई भी ऐसी चॉकलेट या कोई भी ऐसा सामान या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पर्स में, आपके वॉलेट में हमेशा रहती है, वैसे ही आप कोई भी एक, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी वन स्टॉक, आप कोई भी एक स्टॉक है रेलवे का वो लेके रख लीजिए। एंड डू नॉट उसको ऑफकोर्स रेगुलरली मॉनिटर तो करना ही है, बट डू नॉट क्वेश्चन इट। अगर वो कंसोलिडेट कर रहा है देन यू शुड बिफोर बाइंग मेक अप योर माइंड कि भाई अगर 2 साल नहीं चलेगा देन इट्स फाइन, बिकॉज 2 साल वो मुझे टाइम मिल रहा है और कलेक्ट करने का। अगर 2 साल नहीं भी चलेगा तो कोई बात नहीं, बिकॉज आई नो इट इज़ गोइंग टू, वो रुकेगा चलेगा वाला सीन होगा, ठीक है। सो आप समझ के चलिए इस चीज़ को दैट रेलवे स्टॉक्स आर लाइक गोल्ड, इट्स लाइक ज्वेलरी जो आपके हमेशा कमरे में रहती है तिजोरी में बंद करके या बैंक अकाउंट में। वो रमेश दवानी साहब की मुझे याद आ गई बात की, जब उनके पिताजी, जब इन 1980s की बात है, उन्होंने बोला कि रमेश मुझे तो यार मेरा बस चले तो मैं स्टॉक खरीदूं, ताला लगाऊं और चाबी समंदर में फेंक दूं। उतना वो बुलिश थे इंडिया पे लेके, एंड उतना ही बुलिश मैं भी हूँ। एंड आई नो कि जो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में है एवरी वन इज़ बुलिश, बट रेलवे स्टॉक्स पे मैं कुछ ज़्यादा ही बुलिश हूँ। मेरे अपने रिजर्वेशंस हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री को लेके, मेरे अपने रिजर्वेशंस हैं बाकी इंडस्ट्री को लेके, जैसे कि मेडिसिन की इंडस्ट्री है जिसमें केमिकल इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, इन सब कुछ चीज़ को लेके। बट रेलवे स्टॉक को लेके आई एम रियली बुलिश। आई नो कि ये गवर्नमेंट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, बट आपको अपने माइंड में ये रखना पड़ेगा कि आप क्यों खरीद रहे हैं, एंड देन उसको अपने पास रखिए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, आपको कुछ भी बताना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा इसका, बिकॉज बहुत सारी बातें हैं जो रह गई हैं
एंड सी दिस इज़ द राइट वे टू गो। आप ये समझिए कि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये स्टॉक का वो यहाँ पे आने के बाद आप बेच सकते हैं, इस लेवल पे आने के बाद आप खरीद सकते हैं, या वो डे ट्रेडिंग है। दीज थिंग्स आर जस्ट गिमिक। आप आपने भी सुना होगा कि अभी सेबी ने जो अपना डेटा निकाला था जिसमें उन्होंने बताया कि 90-95% लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो अपने माल बोल रहा हूँ अपने पैसे खोते हैं। और ऑन टॉप ऑफ इट एक और आरबीआई का अभी अभी एक नया डेटा आया जिसमें उन्होंने बताया कि इट इज़ वेरी वरीड अबाउट इंडियन सिटीजन बिकॉज स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसे जा रहे हैं, एंड 70-80% लोग बिना स्टडी किए, बिना सर्वे किए स्टॉक खरीद रहे हैं, किसी के टिप पे खरीद रहे हैं, किसी के कहने पे खरीद रहे हैं। सो ऐसी अप्रोच मत रखिए। देखिए, आप अपने पैसों को आप अगर अमेज़ॉन पे कोई भी चीज़ खरीदते हैं, एक बार उसके बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ही खरीदते हैं, एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो आप अपनी लाइफ की सेविंग्स डाल रहे हैं, देन आपको प्रॉपर समझना चाहिए, प्रॉपर मतलब आपके ऐसे दिमाग में होनी चाहिए कि भाई कहते हैं ना कि अगर आपके पास उस कंपनी का स्टॉक है तो आपके पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए जितनी उस कंपनी के चेयरमैन के पास है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। इतनी नॉलेज होनी चाहिए, भले ही वेदर यू बाइंग इट और नॉट इज अ सेपरेट स्टोरी, वेदर यू होल्डिंग द स्टॉक। अगर इतनी नॉलेज होगी तो आप होल्ड करेंगे ही, इतनी नॉलेज होगी तो आप छोटी मोटी चीज़ों पे बेचेंगे नहीं। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़, ऐसे ही रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।